यूपी के कन्नौज लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के एक बयान से राजनीति में भूचाल आ गया है। क्या कहा था सुब्रत पाठक ने और फिर किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पलटवार किया है, आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी खबर में। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं कि उनको, हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हासिल नहीं हो रहा है। समझते हैं देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहाँ की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी में भूचाल सा आ गया। कन्नौज जिले के स्थानीय समाजवादी पार्टी नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुब्रत पाठक पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, देखिए इस पूरी खबर में। अभी कल हमने सुना कि उन्होंने एक किसी कार्यक्रम में ये कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो नेपाल की बात पे कहा कि भाई अगर जनता ज़्यादा आक्रोशित होती है तो नेपाल का बहुत उदाहरण किसी ने दिया होगा कि नेपाल में जनता सड़कों पे आ गई या विद्रोह हो गया सरकार के खिलाफ, तो नेपाल की व्यवस्था अलग है। तो किसी ने कहा होगा कि अगर जनता जब विद्रोह पे आती है तो सत्ता को भागना पड़ता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का सम्मान करना पहली बात है। माननीय राहुल गांधी लोकसभा में नेता विरोधी दल है, और अगर प्रधानमंत्री के बराबर किसी की सुरक्षा है या उनके बाद है तो वो माननीय राहुल गांधी की है। 100 सांसद है और 43 सांसद टोटल मिला के समाजवादी पार्टी के 36 सांसद हैं। तो जो एक 36 सांसदों का नेता देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लिए हमारे कन्नौज के माननीय पूर्व सांसद एक दम्भ भरी बात जो ये कह रहे हैं कि अगर कन्नौज में यहाँ पे नहीं होगा तो जनता उनका घर फूंक दिया जाएगा। नाम लेके कह रहे हैं कि राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। एक तरह से ये धमकाने वाली लोकतंत्र में बहुत गलत भाषा है। इसकी हम बहुत कड़े स्वर में निंदा करते हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि वो अभी पीछे 1,70,000 से चुनाव हारे हैं, और उनको ये लगता है मेरे हिसाब से कि मैं अखिलेश यादव के बराबर का नेता हूँ। कन्नौज के पूर्व सांसद होने के नाते अखिलेश यादव के बराबर कोई नहीं हो जाता। अखिलेश के नाम से सांसद 43 जीते, तुम अपना चुनाव नहीं जीत पाए अकेले, तो उनकी क्या बराबरी है। और मैं उनको अभी एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना घमंड है भाई माननीय हमारे पूर्व सांसद जी को, तो एक दिन वो पूरा प्रचार करके बुला लें लोगों को कन्नौज में, और माननीय अखिलेश यादव केवल ये प्रोटोकॉल जारी करेंगे कि मैं कन्नौज आ रहा हूँ, और देख लें किसके कितने फॉलोअर। मैं देश के अंदर ये चुनौती देता हूँ कि किसी पद पर न रहते हुए केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इतने व्यक्तिगत किसी फॉलोअर नहीं, किसी भी व्यक्ति के। तो ये जो अभद्र भाषा उन्होंने की है, इससे हमारे कन्नौज में कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी के नेता में और जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। इतने एक उच्च पद पर रहकर उन्होंने क्या, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, जो लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से ये है कि नेता विरोधी दल का घर फूंक दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। नेता विरोधी दल या देश के किसी भी दल के नेता के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। ये जिम्मेदारी, जो उनके नेता ही इस तरह की भाषा बोलेंगे तो इनकी मानसिकता का पता अच्छी तरह आसानी से लगाया जा सकता है। और मैं तो एक बार अभी आपसे कह चुका हूँ कि रही कन्नौज की बात, उन्होंने विकास की बात की, तो कन्नौज के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा। एक गाना मैं अक्सर सुनाया करता हूँ कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, और तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। कन्नौज का विकास माननीय अखिलेश यादव के नाम से शुरू हुआ और अखिलेश यादव के नाम से खत्म हो गया। जो भी कन्नौज में दिखता है, सिर्फ 2 लोगों ने कन्नौज का विकास किया। एक
84 में माननीय शीला दीक्षित, जो वो भी हमारे इंडिया ब्लॉक कांग्रेस की सांसद थी, उन्होंने शुरू किया। यूपीटी, पश्चिमी बिहार, जो सड़कें, बहुत चीज़ें उन्होंने बनाई। उसके बाद सन 2000 में जब से माननीय हमारे अखिलेश यादव जी सांसद हुए, यहाँ से कन्नौज की कहानी, कन्नौज के विकास की गाथा वहीं से ABCD शुरू हुई। आज जो भी कन्नौज में दिखता, जो भी सड़क के नाम पे, मेडिकल कॉलेज के नाम पे, आज पैरामेडिकल के नाम पे, स्टेडियम के नाम पे, जो भी कन्नौज का विकास कार्य दिख रहा, मंडी के नाम पे, परवीन पार्क के नाम पे, जो भी है वो सब कुछ एक्सप्रेसवे के नाम पे। मंडी की बात आपने की, उनका सवाल आपसे ये है कि मंडी केंद्र सरकार की योजना से बनाई गई थी, जिसका श्रेय अखिलेश यादव ले रहे हैं। अपनी समाजवादी पार्टी कार गिनाए कि कितने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये तो एक बजट की बात है, सरकार की बात है। आप उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी परिषद से ये डॉक्यूमेंट मैं निकलवा के दे दूंगा आपको कि इसके लिए बजट जमीन किसने अधिग्रहित की और बजट किसने जारी किया। केंद्र सरकार योजना है? नहीं, कोई केंद्र सरकार, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। चाहे मंडी हो, चाहे परफ्यूम पार्क हो, ये तो मंडी परिषद से डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको कि कितना बजट मंजूर हुआ, कितना बजट किस तारीख में जारी हुआ, ये तो आपको पूरा कागज मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। पूर्व सांसद का एक आरोप और जो मेडिकल कॉलेज है वह कहीं ना कहीं उसका जो कार्यकाल रहा था वो मायावती जी की सरकार में हुआ था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनका नाम भी बदल दिया था, जिस नाम से उद्घाटन किया गया था मेडिकल कॉलेज का, उस नाम को बदलकर हटा दिया गया था। नहीं, ऐसा है। मेडिकल कॉलेज की जब 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, हमारे पार्टी के नेता, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमारे नेताजी ने शिलान्यास 2004 में मेडिकल कॉलेज का किया। उसका कार्य भी शुरू हो गया। हम बोल रहे 2004 की सरकार के बाद, सपा की सरकार में, उसका मैं डेट नहीं बोल रहा हूँ कि शिलान्यास कब किया। शिलान्यास किया, कार्य शुरू हो गया, लेकिन 2007 में हमारी सरकार चली गई। 2007 में सरकार के बाद बहन जी की, माननीय बहन जी की सरकार आ गई। जब बहन जी की सरकार आई तो उन्होंने उसका नामकरण, वो राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज था, नेताजी ने किसी के नाम पे नहीं रखा था, उन्होंने उसको भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज का नाम करने का काम किया। उसके बाद जब हमारी सरकार पुनः आई तो उसका नाम पुनः राजकीय मेडिकल कॉलेज हो गया। तो अंबेडकर नाम सही नहीं था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अंबेडकर नाम जो राजकीय मेडिकल कॉलेज था, तो सारे देश में तमाम महापुरुष हैं, सबका समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। उसका पहले राजकीय मेडिकल कॉलेज था, वो राजकीय। महापुरुष के नाम पर अब वोट बैंक की राजनीति की जाती है, मगर महापुरुष के नाम से मेडिकल कॉलेज था तो उसको क्यों हटा दिया? अरे उस समय राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू में रखा गया, ये तो बहन जी ने परिवर्तन का काम किया। अरे तो उन्होंने अपने सरकार में अपने उसका नाम रखा, उसके बाद नाम बदलने से काम नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम शहरों के नाम बदल रही है, तो क्या शहरों की व्यवस्था बदल गई? वहाँ का जीवन स्तर बदल गया? उन्होंने स्टेशनों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए, उससे क्या वहाँ का जीवन स्तर बदल गया, विकास बदल गया? क्या हो गया? केवल नाम आप कुछ भी रखते हैं आपकी सरकार, इससे क्या होगा? आज हमारे कन्नौज के सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लाखों दिलों की धड़कन माननीय अखिलेश यादव के ऊपर जो कन्नौज के पूर्व सांसद ने जो अभद्र टिप्पणी की है, उसका जवाब देने के लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। क्या जवाब देंगे इसमें? अभी कल हमने सुना कि उन्होंने एक किसी कार्यक्रम में ये कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, वो नेपाल की बात पे कहा कि भाई अगर जनता ज़्यादा आक्रोशित होती है तो नेपाल का उदाहरण किसी ने दिया होगा कि नेपाल में जनता सड़कों पे आ गई या विद्रोह हो गया सरकार के खिलाफ, तो नेपाल की व्यवस्था अलग है। तो किसी ने कहा होगा कि अगर जनता जब विद्रोह पे आती है तो सत्ता को भागना पड़ता है। तो देखिए, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का सम्मान करना पहली बात है। माननीय राहुल गांधी लोकसभा में नेता विरोधी दल है, और अगर प्रधानमंत्री के बराबर किसी की सुरक्षा है या उनके बाद है तो वो माननीय राहुल गांधी की है। 100 सांसद हैं और 43 सांसद टोटल मिला के समाजवादी पार्टी के 36 सांसद हैं। तो जो एक 36 सांसदों का नेता देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लिए हमारे कन्नौज के माननीय पूर्व सांसद एक दम्भ भरी बात जो ये कह रहे हैं कि अगर कन्नौज में यहाँ पे नहीं होगा तो जनता उनका घर फूंक दिया जाएगा। नाम लेके कह रहे हैं कि राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। एक तरह से ये धमकाने वाली लोकतंत्र में बहुत गलत भाषा है।
इसकी हम बहुत कड़े स्वर में निंदा करते हैं। शायद भद्र भाषा उन्होंने की है, इससे हमारे कन्नौज में कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी के नेता में और जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए। इतने एक उच्च पद पर रहकर उन्होंने क्या, यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के, जो लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से ये है कि नेता विरोधी दल का घर फूंक दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। नेता विरोधी दल या देश के किसी भी दल के नेता के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके और चुनाव आयोग का मिसयूज करके अगर कोई कमी आई है तो चुनाव आयोग के बजाय सुप्रीम कोर्ट को निर्णय क्यों देना पड़ रहा है? अभी एसआईआर हो रहा था, क्यों ये नौबत आई? अगर चुनाव आयोग ने और सरकार ने बात सुनी होती तो फिर क्यों हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर के और ये फैसला लेते उनसे ये प्रपत्र मान्य करो। अभी यूपी में भी ये दिक्कत आएगी। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी में जितना हुआ है उतना इतिहास में आजादी के बाद किसी भी सरकार में उन संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचा। देशद्रोही और देश प्रेमी का फर्क अगर पहचानना है तो 1938 से लेकर के और 2025 तक की यात्रा का विवरण जानना पड़ेगा। इनके जो आका हुआ करते थे वीर सावरकर जी, दूसरे एक हुआ करते थे पाकिस्तान के जन्मदाता जिन्ना। 1938 के बाद यह देश जानना चाहता है कि जब करो या मरो और आजादी का नारा लग रहा था तो आप अंग्रेजों से मिलकर के सरकार बना रहे थे। तो अब आप बता दो देश प्रेमी कौन है जब सरकार बन रही है? कल मैं उन्हें सुन रहा था, मेरा दुर्भाग्य है मुझे उन्हें सुनना पड़ा, वरना पिछले कई दिनों से मैं इस बात में रुचि नहीं रखता। मैंने पहले कहा कि धुप्पल में सांसद हो गए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, आप लोग कन्नौज की गलियां, सैनी जी संभवतः आपकी गलियों के आसपास होंगे, आप भूल गए किस अपराध में जेल काटी थी आदरणीय इन्हीं पूर्व सांसद जी ने? किस अपराध में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जेल गए थे? ब्यौरा निकलवाइए। हमको क्यों बता रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं कि देश प्रेमी हैं? हम तो देश प्रेमी तब भी थे जब सरदार भगत सिंह हमारे आका हुआ करते थे। हम कुर्बानी वाले हैं, क्रांतिकारियों के अनुयायी, समाजवादी भगत सिंह के, चंद्रशेखर के। हम अनुयायी हैं गांधी के। आप गोडसे की बात करने वाले लोग हो तो देश ये सब जानता है कि 52 साल भारत का तिरंगा किसने नहीं फहराया। और एक बात व्यक्तिगत हो जाएगी, पर जिम्मेदारी से अगर ब्यौरा निकालिएगा तो हमारे और उनके भी जो बड़बड़ बोलते हैं, इनके बाप दादे भी कांग्रेस की राजनीति में रहे हैं, कोई पुराने उसमें नहीं थे। आज उनको लगता है कि वो देश प्रेमी हो गए। ऐसे देश प्रेमी हो जाइएगा आप? गाली दे करके, तहसीलदार को थप्पड़ मार के, दरोगा को गाली दे करके, बूथ पे वहां पर चिल्ला करके ये कह करके कि मारो। आगे भी बोलूं क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज में हमें भी रैगिंग में गालियां सिखाई गई थी, पर किसी ने देखा कि आज तक के आचरण व्यवहार में किसी भी समाजवादी के आचरण व्यवहार से इस तरह का व्यवहार हुआ हो? ऐसे होता है। मैं रास्ते में अभी स्कूटी से आ रहा था, लोग मुस्कुरा रहे थे। यह हिम्मत भी समाजवादियों की है कि विपक्ष में रहते हुए हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। कौन दौड़ाया जाएगा? किसकी बात कर रहे हो? कन्नौज जनपद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दौड़ाने का अगर काम नहीं किया होता तो 43 सांसद नहीं होते। किन 73 सांसदों की बात करते हो मान्यवर? जवाब दीजिएगा जरूर सार्वजनिक रूप से। यद्यपि मैं नहीं मानता भाई, आपको एक भ्रम है कि आपकी हस्ती अखिलेश यादव से मिलती है। हमें कोई भ्रम नहीं है। मैं एक पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूं, एक सामान्य सा पढ़ा लिखा नागरिक हूं। इस नाते मैं ये पूछना चाहता हूं आदरणीय सांसद जी, केवल 14 से लेकर के 19 तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे जो आपकी सरकार के सारे फायदे कन्नौज को मिल गए? आप जब सांसद हुए तब भी जिनको आप अपने भाषणों में बाप और बब्बा बताते थे, बहुत दिन नहीं हुए हैं, जब चुनाव नहीं जीते थे तो यहीं पर बोले थे कि हमारे बाप हैं योगी जी, हमारे बाबा हैं मोदी जी। तो आप अपने बाप और बाबा से काम नहीं करा पाए तो इसका ठीकरा हम पर फोड़िएगा, हमारी पार्टी पे फोड़िएगा? अरे भाई, मोदी जी सांसद क्या नहीं थे प्रधानमंत्री? आप बताइए, क्या योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे? 2019 के बाद अब तक लगातार यानी 24 तक क्या दोनों लोग नहीं रहे अपने पदों पे? अगर लाभ केंद्र से आया
अगर योजनाएं प्रदेश से आई तो एक योजना का नाम हमारे पत्रकार साथी बता दें कि कोई भी काम नया प्रस्तावित क्यों नहीं हुआ? क्यों आपसे काऊ मिल्क प्लांट बेचने की नौबत आ गई? क्यों आपसे कार्डियोलॉजी नहीं चल पा रहा है? क्यों आप मंडी नीलाम कर रहे हो? क्यों आपने किसान बाजार की दुकानें किराए पे उठा दी हैं? बिक्री कहते हैं इसको सरकारी संस्थानों को चलाना नहीं कहते, इसको बिक्री कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये छोटी बिक्री आपको समझ में आती है, बिक्री असली समझिए। क्या इस देश के जो सड़कों के मंत्री हैं, रोनाला जी जरूर बताऊंगा आपको, कृपा करिएगा हम पे, नितिन गडकरी जी का बेटा हमारे हर पेट्रोल पंप पे आने वाले पेट्रोल में इथेनॉल मिलाता है। उसकी लागत 100 रुपए में 56 रुपए आती है और आपको 96 रुपए का जो पेट्रोल मिलता है, 40 रुपए का प्रॉफिट उनके बेटे की जेब में जाता है। उसका परिणाम ये आता है कि अभी आप सर्च करिएगा, हरिद्वार में बद्रीनाथ भगवान के लिए ऊपर रोपवे बन रहा है, 13 किलोमीटर का रोपवे है और 4,000 करोड़ में बन रहा है। मैं हिसाब लगाया तो 13 300 करोड़ प्रति किलोमीटर। ये तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हाईवे हो, रोपवे हो जो 300 करोड़ प्रति किलोमीटर। समझिए, एक तरफ उनका बेटा पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके आम जनों की गाड़ियां बर्बाद करेगा और दूसरी तरफ उसी मंत्रालय का लाभ लेकर के, और जो एक कंपनी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपको पता है ये बात कि पत्रकारों को, किसी व्यक्तियों को, उनके जो व्यापारी हैं दो जिनका नाम ए से शुरू होता है, हम आज लिए देते हैं माफी छोड़ के, अदानी और अंबानी, दोनों का नाम लेना मना किया हुआ है। ये रोक लगी हुई, कोई भी प्राइवेट चैनल वाला और आप लोगों जैसा कोई पत्रकार अपनी बात नहीं कह सकता। और रही बात नेपाल और बांग्लादेश बनने की, तो अभी समाजवादियों का रक्त और देश प्रेमियों का रक्त इतना बुरा नहीं हुआ है कि हमको सत्ता पलटने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। हमारी अपनी ताकत है, हम अपने गांधी के रास्ते पे चलेंगे और गांधी के रास्ते से इन सरकार, देश के जो विरोधी लोग हैं जिन्होंने देश भारत माता का आंचल तक गिरवी रख दिया, उनको हटाने का काम करेंगे। वो तो कसर रह गई दो नाम, नीतीश और नायडू जी। अगर वो इस सब गड़बड़ नहीं किए होते तो इसी बार 75वां जन्मदिन आप नहीं मना रहे होते बतौर प्रधानमंत्री।